Hello guys, this is Abhinav and welcome to Exam Shadow। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि इलेक्शन कमीशन पे जो भी क्वेश्चंस आए थे तो वो कैसे कैसे आए थे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, ये देखा गया था। तो उस बेसिस में हमने ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में आता है, आर्टिकल कौन सा है, फंक्शंस क्या है, उसके पावर्स क्या क्या होती है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देखना था हमें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। तो उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो की हेल्प ली जा सकती है। और अगर आपको पढ़ के सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो यही के यही पॉज करो, खुद से पढ़ो चीज़ें और समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पे आओ, वीडियो देखो, वो चीज़ें समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो और उसके बाद फिर से पढ़ो। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा रिटेन हो जाती हैं। बस वीडियो समझने के लिए ही यूज़ होता है। तो इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए, हाँ, और एक चीज़ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बाइबल माना जाता है, तो इसीलिए हम एम लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं। और एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएगी। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा। और स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे की सारे क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश की है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसमें जो पहला आता है वो है इलेक्शन कमीशन। इसीलिए ये देखते हैं इसका आर्टिकल क्या है। इट कम्स अंडर आर्टिकल 324। और कॉन्स्टिट्यूशन से इसको क्या क्या पावर्स मिले हैं, जो कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इन सब के जो इलेक्शंस के पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं। इन शॉर्ट, अगर इन वेग लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, मतलब जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो, इलेक्शन के डिस्क्वालिफिकेशन के डिस्प्यूट्स के बारे में देखना हो, या जो भी चीज़ें ओवरऑल मतलब इलेक्शन का काम आ गया, तो मेनली मान सकते हो कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ओके, तो अब देख लेते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे दो दो पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही सेम इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसे दो होते हैं। तो इसमें जो पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टी के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और बाकी जो प्रेसिडेंट के वगैरह या फिर पार्लियामेंट के, इन सब के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो एक डाउट ये आ सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, है ना, ऐसा लगेगा। लेकिन देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं ना, तो उसका कंट्रोल एक ऊपर की सेंट्रल अथॉरिटी करनी चाहिए। तो इसलिए
वो स्टेट लेजिस्लेचर का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन करवाती है। क्योंकि जैसे अगर मान लो, जैसे एग्जांपल ले लिया महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया, और यूपी का हो गया, एमपी का हो गया, ये स्टेट की बात चल रही है ना, तो स्टेट के इलेक्शंस पे ऊपर सेंट्रल का कंट्रोल रहता है। और ये जो पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ है ये स्टेट के अंडर आती है, तो इसलिए ये इलेक्शंस इसके स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोजिशन के बारे में। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन में बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही पोजीशन फिक्स्ड है, बाकी लोगों की पोजीशन प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं टाइम टू टाइम, और वो भी अगर उन्हें चाहे तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो पहले 89 से पहले ये इलेक्शन कमीशन में बस एक ही मेंबर होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने 88 में वो डिलिमिटेशन कमीशन आ गया ना, तो उसकी वजह से हमने 61st अमेंडमेंट से क्या किया कि हमने एज चेंज कर दी थी। मतलब वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया। तो इसीलिए वो हमने ये किया था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हेल्प करने के लिए और 2 मेंबर्स लाए गए थे। ये सब बताने का पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में इलेक्शन कमीशन वाज अ मल्टी मेंबर बॉडी। मतलब ये स्टेटमेंट आ सकता है ट्रू या फॉल्स के लिए। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन ये एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, बाद में ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई है। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और बाकी 2 मतलब उसके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट। इसकी इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रहना चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो याद रखने के लिए ऐसे देख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट मोस्टली प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें मतलब कैसे याद रखनी है, क्या करना है, मतलब जब हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का कंपैरिजन करेंगे तब चीज़ें और सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी के लिए बस हम इलेक्शन कमीशन पे फोकस करते हैं और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, इतना याद रखते हैं। तो बाकी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो जब भी कोई दूसरे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन उनके चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं और उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। बस उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंसल्टेशन लेना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के अंडर किसी को कुछ रिक्रूट कर रहे हैं तो जो हेड है उसकी तो कंसल्टेशन लेनी ही होगी, है ना। तो इसीलिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है। अब कंडीशंस क्या क्या है इनकी, मतलब जो कंडीशंस है और टेन्योर है, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। क्योंकि मतलब जैसे ही मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इसका, और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कौन होता है, मतलब प्रेसिडेंट के ओथ में लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को
सिक्योर करना, मतलब उसकी प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए मतलब प्रेसिडेंट को इनकी कंडीशंस और टेन्योर डिटरमाइन करना पड़ता है। अब वही यहाँ पे फिर से बोला गया है कि पहले ये मतलब 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल बॉडी होती थी, सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। अर्लियर इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट नाउ इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो यही हिस्ट्री वगैरह दी गई है, कैसे क्या हुआ जो मैंने बताया। आई डोंट थिंक ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब देख लेते हैं पावर्स के बारे में। हमने देखा था कि पावर्स पे वगैरह क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या है क्या नहीं। तो अब उनमें पावर्स कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे पावर्स होते हैं ये देख लेते हैं। इनकी जो पावर्स होती है, जैसे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर कोई नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर हो, मतलब उसका मेंबर हो, इन सब की पावर सेम होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब वो चीफ है इसलिए वो उसकी पावर ज़्यादा हो गई, या फिर कोई मेंबर है वो सबॉर्डिनेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी पावर्स इक्वल होती है और सबको इक्वल सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं और प्रिक्विसाइट मिलते हैं, और पर्क्स वगैरह जो भी है वो सेम मिलते हैं। और ये जो पावर्स वगैरह है वो मतलब कितने मिलते हैं, इट इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको जितनी सैलरी मिलती है, उनके पास जितने पावर्स होते हैं, वो सब इनको इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलते हैं। और अगर आप बोलोगे कि सबकी पावर इक्वल है तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ग्रुप होता है तो सबके सबके ओपिनियन सेम होना ज़रूरी नहीं है ना। मेरा ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग होगा। तो जब इनमें जब ओपिनियन में डिफरेंसेस होते हैं तब क्या करते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं कि जो मेजॉरिटी मतलब वोटिंग ली जाती है इन लोगों के बीच में, और जो मेजॉरिटी होगा उसी से डिसाइड किया जाता है। और इनकी जो टर्म है वो टर्म है 6 ईयर्स, और अनटिल दे अटेन एज ऑफ 65 ईयर्स। और ये भी हमें पता होना चाहिए उनके रेजिग्नेशन के बारे में। तो वो रिज़ाइन कभी भी कर सकते हैं या फिर उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है उनके टर्म के एक्सपायरी के बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 65 ईयर्स वाला जो है या और ये 6 ईयर्स वाला, इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और यही जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि इनकी टर्म 6 ईयर्स 65 ईयर्स होगी, दूसरे की अटॉर्नी जनरल की एज डिफरेंट होगी। तो मेन चीज़ें यही याद रखनी है हमें कि क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं वही पूछेंगे, और अगर यहाँ पे गलती हो गई तो हमारे 2 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस मेंशन किए हैं ताकि इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंसी सेफगार्ड हो जाए और उन्हें इम्पार्शली फंक्शन करना पड़े, मतलब इम्पार्शली वो अपना काम कर सके। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी चल रही है अच्छे से। मतलब वी आर सेइंग इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स जस्ट बिकॉज दिस इलेक्शन। एंड उसी की वजह से जो इलेक्शन है हमारे फेयर होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसी की वजह से इनकी इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है। तो अब देख लेते हैं इनकी इंडिपेंडेंस कैसे रखी गई है। तो इसके लिए इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है।
क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है, मतलब इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे ग्राउंड्स जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं वही ग्राउंड्स लगाएंगे तभी हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे इनको रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में। जैसे अगर ये अपर हाउस हो गया या फिर लोअर हाउस हो गया, मतलब लोकसभा हो गई और राज्यसभा, दोनों में भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि इलेक्शन कमिश्नर इज़ रिमूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी ये पता होना चाहिए और दोनों हाउसेस में होनी चाहिए ये मेजॉरिटी। अब देख लेते हैं ये ग्राउंड्स कौन कौन से मेंशन्ड है। तो ये ग्राउंड्स पता होने चाहिए। दीज आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दीज आर द ओनली ग्राउंड्स ऑन विच इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन क्या ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या कि प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें रिमूव कर सकते हैं और जब चाहे उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। ये हो गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है और इनका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो ये तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट के दिमाग में कुछ आ जाए, मतलब प्रेसिडेंट का माइंड ही करप्ट हो जाए, तब वो कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। ये चीज़ें ना हो इसीलिए इनको इंडिपेंडेंस दी गई है। एंड उसी की वजह से इनका जो ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। और ये भी बोला गया है कि इंडिपेंडेंस अब टेन्योर के बारे में तो हो गया कि उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल गया। इसके साथ साथ सर्विस कंडीशंस भी उनकी हम चेंज नहीं कर सकते एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो। क्योंकि क्या होगा कि जैसे मान लो कि अगर आपका एज ए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट हो गई, तो एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो आप काम करने लगोगे, तो आप काम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कर सकते हो, गवर्नमेंट के प्रो भी कर सकते हो। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो इसलिए आपकी सर्विस कंडीशंस चेंज हो गई, मतलब आपकी सैलरी चेंज हो गई या फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया काइंड ऑफ, मतलब ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए इनको ये बोला गया है कि इनकी सर्विस कंडीशन इनके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट ट्विस्ट कर देते हैं। हमने तो ये पढ़ा होता है कि एनी अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, इतना पढ़ लिया होता है तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन बाद में क्या है कि एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एक्सेप्ट है ना, ये बहुत झोल करता है। तो इसीलिए मतलब इलेक्शन कमिश्नर को या फिर रीजनल कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, यही इसका मतलब है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बस इसमें अब नेक्स्ट में फ्लॉज देख लेते हैं, कौन कौन से फ्लॉज हैं ये जो इम्पार्शलिटी या फिर इंडिपेंडेंस है इसके बीच में। इनके जो फ्लॉज है, इसमें पहला फ्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं किए मेंबर्स के लिए, भले वो एजुकेशनल हो, लीगल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। दूसरा है कि कोई स्पेसिफिक टर्म मेंशन नहीं की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने
जो रिटायरिंग कमिश्नर्स हैं उनको फिर से अपॉइंटमेंट की परमिशन दी गई है काम की। ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, इन सब के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।